मैं बीजेपी को चुनौती देता हूं कि 2 प्रश्नों का उत्तर दें। कब उनके यहाँ अध्यक्ष का चुनाव हुआ, कौन से साल में? हमारे यहाँ 9000 से ज़्यादा लोगों ने डायरेक्ट मतदान करके ये अपने अध्यक्ष पद के व्यक्ति को चुना है। कि राहुल गांधी जी से जब पूछा गया कि आप क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा कांग्रेस प्रेसिडेंट इज सुप्रीम, ही विल डिसाइड व्हाट आई हैव टू डू। सो हमारे यहाँ यह परंपरा है। कभी अमित शाह ने बोला कि नड्डा जी बोलेंगे जो मैं करूँगा, कभी मोदी ने बोला कि नड्डा जी बोलेंगे जो मैं करूँगा। आज 6 करोड़ कांग्रेस परिवार के सदस्यों के लिए गर्व का दिन है, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो अपने मुखिया का चुनाव सीधे चुनाव के तहत, जहाँ देश में फैले हुए 9000 से ज़्यादा पीसीसी डेलीगेट अपने प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं। इसलिए जब हम लोकतंत्र और संविधान की बात करते हैं तो हम लोकतंत्र और संविधान कैसे लागू किया जाता है उसकी एक मिसाल भी प्रस्तुत करते हैं। हमारे लिए, कांग्रेस के 6 करोड़ मेंबर्स के लिए ये गर्व का क्षण है कि आंतरिक लोकतंत्र किस तरह से एक पॉलिटिकल पार्टी में है, उसकी मिसाल हम सब ने प्रस्तुत की। बीजेपी वाले तो कह रहे भाई कि माँ बेटे ने चुन लिया। देखिए, 9000 से ज़्यादा लोगों का वो अपमान कर रहे हैं। मैं बीजेपी को चुनौती देता हूं कि 2 प्रश्नों का उत्तर दें। उनको भी 40-50 साल हो गए पार्टी बने, कब उनके यहाँ अध्यक्ष का चुनाव हुआ, कौन से साल में? क्या राजनाथ सिंह, आडवाणी, वाजपेयी, गडकरी, जना कृष्णमूर्ति, कुशाभाऊ ठाकरे, अमित शाह, जेपी नड्डा, कौन सा अध्यक्ष चुन के वहाँ पर पहुँचा? मैं उनको चुनौती दे के पूछता हूँ कि उनका इलेक्टोरल कॉलेज है क्या? उनके यहाँ 2 ही सिस्टम है। पहले नागपुर से आ जाता था अध्यक्ष, अब नागपुर मोदी जी के सामने घुटने टेक चुका है। तो अब मोदी और शाह एक कमरे में जाते हैं और नए अध्यक्ष का ऐलान उस कमरे से कर देते हैं। मैं आपको चुनौती दे के बोलता हूँ कि आप भारतीय जनता पार्टी के कोई कैबिनेट मंत्री से भी पूछेंगे तो आप पूछिएगा उनसे ये सवाल कि नड्डा जी का एक्सटेंशन हुआ, क्या आपको पता था? इवन नड्डा जी को भी नहीं पता था। इसलिए वो ऐसी बातें ना करें, उनके इन बातों का कोई महत्व नहीं है। हमारे यहाँ 9000 से ज़्यादा लोगों ने डायरेक्ट मतदान करके ये अपने अध्यक्ष पद के व्यक्ति को चुना है। ऐसे व्यक्ति को चुना जिसका 55 साल का आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट है, जो 50 साल तक लगातार लोगों द्वारा चुन के विधानसभा या लोकसभा तक पहुंचा हो, जो एक मील मजदूर का बेटा हो, जो मील मजदूर के बेटे से लेके ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष पद से लेके डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के अध्यक्ष पद से लेकर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद से लेके CWC के मेंबर के पद से लेकर आज वो व्यक्ति जो एक मील मजदूर का बेटा है वो आज कांग्रेस का अध्यक्ष बना। हम सब लोगों को इस बात का बहुत गर्व। बीजेपी से हम पूछना चाहते हैं कि पहले भी सोनिया गांधी जी चुन के आई थी, उनको ज्ञान नहीं है। मैं उनके बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता, उनको ज्ञान नहीं है, उनको पता ही नहीं देश दुनिया में क्या हो रहा है, वो तो बोल देते हैं। पहले भी सोनिया गांधी जी चुन के आई थी, उससे पहले सीताराम केसरी जी चुन के आए थे, उससे पहले भी कई बार चुन के आए। तो इसमें हम तो चुन रहे हैं ना, हमारे यहाँ लोग डायरेक्ट वोटिंग से चुन रहे हैं। मैं चुनौती दे रहा हूँ 50 साल में आपके यहाँ वोटिंग कब हुई, बस बता दो मुझे, बाकी मैं आपके सारे आरोप सही मान लूँ। कब, किस साल, कौन सा अध्यक्ष उनके यहाँ चुनाव के द्वारा बना? या तो नागपुर से बना, या अब मोदी शाह एक कमरे में जाके अपना कोई आदमी को अध्यक्ष बना देते हैं और ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष बनाते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता। जेपी नड्डा जी एक बुजुर्ग व्यक्ति है। मैंने एक वीडियो देखा कि जब वो अध्यक्ष बने और वो मोदी जी के साथ जा रहे थे तो अमित शाह ने उनका हाथ पकड़ के इस बेरहमी से पीछे किया जैसे तो कोई बहुत ही गलत आदमी उस पर्टिकुलर जगह आ गया। वो अध्यक्ष पद की उन्होंने हैसियत बता दी। हमारे यहाँ ये परंपरा नहीं है। हमारे यहाँ ये परंपरा है कि जब खड़गे साहब चुनाव जीते तो सोनिया गांधी जी उनके घर जाकर उनको बधाई देकर। हमारे यहाँ ये परंपरा है कि राहुल गांधी जी से जब पूछा गया कि आप क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा कांग्रेस प्रेसिडेंट इज सुप्रीम, ही विल डिसाइड व्हाट आई हैव टू डू। सो हमारे यहाँ यह परंपरा है।
कभी अमित शाह ने बोला कि नड्डा जी बोलेंगे जो मैं करूँगा, कभी मोदी ने बोला कि नड्डा जी बोलेंगे जो मैं करूँगा। तो इसलिए ऐसी बातें ना करें। आपने लोकतंत्र को कुचला है, आपने संविधान को कुचला है, आपने देश को 3 चीज़ें दी है पिछले 8 सालों में: भयंकर बेरोजगारी, भयंकर आर्थिक असमानता और भयंकर नफरत, घृणा और द्वेष का वातावरण। तो मोदी जी को दिखा दो, और मोदी जी मिलना चाहते हैं तो मुझे पता है, मैं अपॉइंटमेंट भी फिक्स करता हूं, करके साहब से मिले और सीखे कि किस तरह लोकतंत्र की स्थापना की जाती है। सीखे हमारी सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी, यही दफ्तर है आपके बिल्कुल सामने, यहाँ पे किस तरह निष्पक्षता से चुनाव हुए, किस तरह से, मतलब इलेक्शन कमीशन का भी डंडा इतना नहीं होता है जितना हमारा चीफ इलेक्शन अथॉरिटी का गाइडलाइंस, कोड ऑफ कंडक्ट है। इसको कहते हैं आंतरिक लोकतंत्र, और यहाँ पे खड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति को इस लोकतंत्र पर गर्व है। हिमाचल में जिस तरह का वातावरण है, जिस तरह से भ्रष्टाचार की भेंट हिमाचल चढ़ा है, जिस तरह से वादा खिलाफी हिमाचल के लोगों से की गई है, आपने बाई इलेक्शन के भी रिजल्ट आपको याद होंगे। मेरे को याद नहीं है ऐसा कोई आज़ाद हिंदुस्तान में कोई उदाहरण है जहाँ पे जिस पार्टी का राज्य में सरकार है उस पार्टी का एमएलए बाई इलेक्शन में अपना डिपॉजिट खो देता है। वो हिमाचल में हुआ है। तो हिमाचल का नतीजा तो बाई इलेक्शन में ही साफ हो गया था। आगे जो नतीजे हैं वो और भी आगे नवंबर में साफ हो जाएंगे। पहले उठा लेना चाहिए था, नहीं उठा लेना चाहिए था, पर मैं ये कह रहा हूँ कि सही समय पर सही कदम हमने उठाए। कन्याकुमारी से कश्मीर तक जिस तरह से राहुल गांधी जी भारत को जोड़ने का काम कर रहे हैं, और मैं आप सब लोग सब जानकार लोग हैं, आप सब लोगों को सब जानकारियाँ, मैं आपसे पूछता हूँ ऐसा पॉलिटिकल पार्टी का नेता है जो 3570 किलोमीटर सर्दी, गर्मी, बरसात, आंधी तूफान रोड पे रोज 30 किलोमीटर चलने की हिम्मत रखता हो? सिर्फ एक व्यक्ति है, उसका नाम है राहुल गांधी, जो आज जिन्होंने 1500 किलोमीटर की यात्रा भी पूर्ण कर ली। और आप यात्रा में काफिला देखो, एट ए टाइम लाख लोग से ज़्यादा रहते हैं यात्रा में, और ये भारतीय जनता पार्टी की तरह भाड़े पर लाए गए लोग नहीं हैं। ये स्वयं अपने विवेक से, क्योंकि देश में जिस तरह से वातावरण है, कटुता का, घृणा का, द्वेष का, बेरोजगारी का, महंगाई का, आर्थिक असमानता का, गिरते हुए रुपये का, उस वातावरण से युवा, महिलाएं, व्यापारी, मध्यम आय वर्गीय परिवार, किसान, मजदूर सब परेशान हो चुके हैं। वो आज जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा का भाग बन रहे हैं, मैं आपको पूर्ण जिम्मेवारी से कहता हूं कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी का घर बैठना निश्चित है। देखिए, हिंदी में एक कहावत है कि जब आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप इस तरह की बातें करते हैं। निर्मला सीतारमण जी को हर चीज़ का ज्ञान है सिवाय अर्थशास्त्र के। अर्थशास्त्र का, इकोनॉमिक्स का ई नहीं पता उनको, बाकी उनको सब ज्ञान है, अर्थशास्त्र का ज्ञान नहीं। इसका नतीजा ये हुआ कि वो इस तरह के कुतर्कीय बयान देती है। कभी बोलती है गाड़ियाँ इसलिए नहीं बिक रही क्योंकि लोग ओला में चलते हैं, कभी बोलती हैं, और मैं उनकी कोई अपमान नहीं करना चाहता, कभी बोलती है प्याज के दाम बढ़ रहे हैं तो मैं क्या करूं, मैं प्याज नहीं खाती। अब बोला उन्होंने कि रुपया नहीं गिर रहा है, डॉलर बढ़ रहा है। मैं उनको एक जानकारी देना चाहता हूं कि दुनिया की जो एमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज़ का जो क्लस्टर है, जिनमें सारी एमर्जिंग इकोनॉमीज़ का जो बास्केट है, वो 6% की गिरा, सारी इमर्जिंग इकोनॉमी, और हमारा रुपया उसी दौरान 8% गिरा। निर्मला सीतारमण जी, इसका जवाब दीजिए। क्यों आप अपनी इस तरह की कुतर्कीय बयानों से देश का सर विदेशी धरती पर झुकाती? क्यों आप इस तरह के जो ये सारे बयान आपकी अक्षमता को जताते हैं, आपकी नासमझी को जताते हैं? मैं आग्रह करूंगा कि विदेशी धरती पर जाके इस तरह की कुतर्कीय बयान ना दें, इससे देश का सर नीचे झुके।